नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव को समझने के पहले थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम आराम से। अगर कभी कहा जाए आपसे कि एक संख्या है, संख्या का नाम है m, ठीक है, इसमें 20% का वृद्धि हो गया, तो अब वो क्या हो जाएगा? m में 20% का वृद्धि हो गया, यानी m अगर आरंभ में 100% था तो अब क्या हो गया है? 100 + 20 यानी 120%। तो आप कहिएगा ना कि अगर 100% बराबर m तो 120% बराबर कितना? 120/100 गुना m। आप यही कहिएगा ना, यानी m बढ़ करके क्या हो गया है? 120/100 गुना m। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर कहा जा रहा है कि जो बढ़ा हुआ m है, जो बढ़ा हुआ m है उसमें 30% का वृद्धि हो गया। आप यहाँ समझिएगा मेरी बात को। हम जो कह रहे हैं कि बढ़ा हुआ m में 30% का वृद्धि हो जाना और m में फिर से 30% का वृद्धि हो जाना, दोनों दो बात है। इस दोनों को डिस्टिंग्विश करना समझ लेना, ठीक है। m में पहले 20% का वृद्धि हुआ और फिर m में ही 30% का वृद्धि हुआ, ये एक बात हुआ। m में 20% का वृद्धि हुआ, अब बढ़कर के m का जो मान हो गया उसमें 30% का वृद्धि हुआ, ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। अगर पहला वाला बात हो, जैसे कहा जाए कि पहले m में 20% का वृद्धि हुआ, फिर m में 30% का वृद्धि हुआ, तो आप कह सकते हैं कि m में 50% का वृद्धि हुआ। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाएगा कि m में 20% का वृद्धि हुआ और फिर बढ़े हुए मान में 30% का वृद्धि हुआ, तो आप भूल के भी 50% नहीं कहिएगा। आप क्या कीजिएगा? पहले 20% हमने बढ़ा दिया, यानी हो कितना गया? 120/100। अब हम क्या करेंगे? अब इस बढ़े हुए मान में 30% का वृद्धि करेंगे, यानी ये अगर हमारा x है, इतना का मान अगर x है तो x में 30% का वृद्धि होगा, और x में जब 30% का वृद्धि होगा तो आप क्या लिखिएगा? x इंटू 130/100, ऐसा ही लिखिएगा ना। दैट मीन्स अब वैल्यू क्या हो जाएगा? x यानी m इंटू 120/100, ये हुआ x गुना 130/100। यानी अगर m में दो क्रमवार वृद्धि होगा, क्रमानुसार वृद्धि होगा। सक्सेसिव का मतलब यही होता है। क्रमानुसार का मतलब एक पहले हो गया, फिर बढ़कर जितना हुआ उसमें इतने का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो m में 20% का वृद्धि हुआ, बढ़े हुए मान में 30% का वृद्धि हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? m इंटू 120/100 गुना 130/100। ठीक है, अब फिर कहा जाए कि जो बढ़ा हुआ मान है उसमें 40% का वृद्धि हो गया, तो हम फिर 140/100 लिख देंगे गुना 140/100। अगर कह दें कि 30% का कमी हुआ तो 30% का कमी यानी 70/100 हम लिख देंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? ये सक्सेसिव चेंजेज हुआ m में। चेंज कैसा हुआ? क्रमानुसार, यानी सक्सेसिवली, एक के बाद एक बदलाव हो रहा है। उसी में बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव होने के बाद बदलाव हो रहा है। देखिए, अगर कहा जाए कि p में 10% की कमी हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, मतलब 10% की कमी होने के बाद जो वैल्यू हो गया उसमें 20% की वृद्धि हो गई, फिर 30% की वृद्धि हो गई और फिर 40% की कमी हो गई। अब ध्यान देना, अगर ऐसा कहा जाता है ना कि p का जो मूल वैल्यू है उसमें ही 10% का कमी, फिर 20% का वृद्धि, फिर 30% का वृद्धि, फिर 40% का कमी, अगर ऐसा कहा जाता तो आप कह सकते थे कि ना उसमें वृद्धि हुआ ना कमी हुआ, सबका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि बदलाव जो हो रहा है ना उसके बाद इस तरह का चेंजेज आ रहा है। मतलब पहले 10% घट गया, घट करके जितना हुआ उसमें 20% का वृद्धि हो गया, फिर बढ़ के जितना हुआ उसमें 30% का वृद्धि हो गया, फिर बढ़कर जितना हुआ उसमें 40% का कमी हो गया। तो इसमें बदलाव जो है 0 नहीं होगा। अगर पूछेगा कितने % का वृद्धि या कमी हुआ, आप सीधा क्या कीजिएगा ना कि लिखिएगा इस तरह से, p गुना 90/100 गुना 120/100
गुना 130/100 और गुना 60/100। ठीक है, आप जितना भी जीरो है पहले उसको काट लीजिएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इन सब को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी 9 गुना 12 गुना 13 गुना 6। ठीक है, और नीचे में आपका क्या है बताइए, नीचे में है 100 × 100 यानी 10,000। ठीक है, अब मान लो कि इसको आपने मल्टीप्लाई किया, ये आई थिंक कितना के आसपास होगा, 12 × 9 108, 108 और गुना 6 यानी 648, 648 गुना 13, 13 × 6 = 78, मतलब 10,000 से कम ही होगा, यानी परसेंटेज कमी ही इसमें आया है। मान लो कि ऊपर वाले को गुना करके कुछ इस तरह से आता है, 8 4 2 8 इस तरह का कुछ वैल्यू आता है, और नीचे में क्या है 10,000। ठीक है, तो हमने आपसे हमेशा कहा है ना कि नीचे वाला जो होता है बंधु वो ओरिजिनल होता है, यानी आरंभिक एकदम होगा। नीचे में जो आया है ना कैलकुलेट करके, वो क्या होगा, वो P का ओरिजिनल मान होगा। ये मतलब ये एक तरह से अनुपात हो गया ना, ये नया वाला P हो गया और ये ओरिजिनल वाला P हो गया। तो जब दोनों का रेशियो हमें मिल गया तो कितने % का कमी होगा ये हम निकाल लेंगे। जो ओरिजिनल है उसको हम 100% मानेंगे, यानी 10,000 का मतलब कितना, 100%। 2 जीरो के बाद एक डेसिमल पड़ गया है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद एक डेसिमल पड़ जाएगा, यानी 84.28%। अब उसका वैल्यू है तो कमी कितना हुआ, 100 में 84.28 को घटा देंगे, उतने % का कमी होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इन सबको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, कुछ भी आ सकता है। जितना भी आएगा यहाँ से आपका परसेंटेज कमी निकल जाएगा। नीचे वाले को आप 100% मान लीजिएगा, ऊपर वाले का आप माइनस करके निकाल लीजिएगा। जैसे मान लो कभी आपके सामने ऐसा आता है 47/50 है ना, P का वैल्यू हो गया 47/50, तो कितने % का कमी आया, तो आप कैसे निकालते हैं, 50 यूनिट को 100% मानते हैं, तो कमी कितना हुआ है भाई, 3 यूनिट। ये 47 है, ये 50 है, तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 6%। आपका आंसर क्या होगा, 6%। तो उसी तरह से यहाँ पर भी निकालना है। 10,000 को हमने 100% मान लिया। ठीक है, अब जितना कम है उसका वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सक्सेसिव में हमेशा ही एक बात दिमाग में रखना है कि सक्सेसिव हम सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जब किसी चीज़ के वैल्यू में 2 बार क्रमानुसार वृद्धि या क्रमानुसार कमी या क्रमानुसार बदलाव होगा प्रतिशत में। ठीक है, बढ़े हुए मान में वृद्धि या घटे हुए मान में वृद्धि या कमी इस तरह का होगा, तभी हम सक्सेसिव अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, अब देखिए कि एक और इसमें क्या है कि अगर किसी चीज़ के वैल्यू में 20% का वृद्धि हुआ और फिर बढ़े हुए मान में 30% का वृद्धि हुआ, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि मान लो अगर उसका वैल्यू पहले 100 था तो अब क्या हो जाएगा, 100 + 20। पहला बार अगर वृद्धि होगा तब, पहला बार वृद्धि होगा तब क्या हो जाएगा, अगर आरंभ में 100 वैल्यू था उसका, तो पहला बार जब 20% का वृद्धि होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 + 20। अच्छा, अब इस बढ़े हुए मान में 30% का वृद्धि होना है, तो कैसे बढ़ेगा, 100 का 30% यानी 30 का वृद्धि हो जाएगा इसमें, तो 30 ऐड हो जाएगा ना, 30 ऐड। अच्छा, 100 का 30% 30, लेकिन 30% तो पूरे पर बढ़ रहा है ना, इस पूरे पर बढ़ रहा है, तो इस 20 पर भी ना 30% बढ़ेगा, तो 20 पर 30% बढ़ेगा, यानी 20 का 30%, 20 × 30/100 आप करेंगे। तो अब आप देखिए जब 20% और 30% का 2 बार 100 में वृद्धि हुआ है, तो ओवरऑल इसमें कितने % का वृद्धि हुआ, वृद्धि प्लस के बाद जो है वो वृद्धि हमारा हो गया, यानी 20 + 30 + 20 × 30/100। तो ये एक फॉर्मूला के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ये कॉन्सेप्ट कि अगर A% का किसी में वृद्धि हो फिर B% का वृद्धि हो सक्सेसिवली यानी क्रमानुसार, तो हम कहते हैं कि ओवरऑल वृद्धि कितना हुआ, A% + B% + A% गुना B/100। A% का B%, जब 2 बार परसेंटेज आता है तो हम 1% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, बटा 100 कर देते हैं। कभी भी आपके सामने ऐसा आए
10% गुना 15%, तो आप इसको 150% मत लिखिएगा, ऐसा नहीं लिखिएगा 150% ऐसा आपने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा, ये तरीका ही नहीं है। 1% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 1% को आप बटा 100 कर दीजिएगा, यानी 10% को रख दीजिए गुना 15 और परसेंट को क्या कीजिए बटा 100, यानी 150 बटा 100% उसका वैल्यू हो जाएगा। तो वही काम यहाँ किया गया है ना। वृद्धि कितना होगा ओवरऑल A% प्लस B% 20% प्लस 30% प्लस 20 का 30%। अब देखिए इसको हम अप्लाई कब करेंगे, जैसे मान लो इस तरह का सवाल आया कि किसी के बैंक में, किसी के लॉकर में जो पैसा जमा है उसमें 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, या तो खुद से जमा कर दिया या मान लो बैंक इंटरेस्ट के रूप में 20% दे दिया, ऐसा सवाल मान लो कि आपके सामने आता है और फिर बढ़कर जितना हो गया उसमें 30% का फिर वृद्धि हो गया, तो इसमें हम सक्सेसिव लगाएंगे। अब पूछेगा कि ओवरऑल उसमें कितने % का वृद्धि हुआ, तो हम सक्सेसिव लगा करके अपना आंसर निकालेंगे। लेकिन ऐसा कहेगा कि लॉकर में जितना राशि जमा था उस जमा राशि में 20%, उस जमा राशि का 20% उसका भाई डाल दिया और 30% उसके पिताजी डाल दिए, यानी उसी मूल राशि में 20% और 30% का वृद्धि हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो मूल राशि 20% बढ़ा और फिर बढ़े हुए राशि में 30% का वृद्धि हुआ, तो उस कंडीशन में ओवरऑल 50% का वृद्धि होगा। ये आसान सी बात होगी। लेकिन जब कहेगा 20% का वृद्धि हुआ और फिर बढ़े हुए राशि में 30% का वृद्धि हुआ, तो बताइए ओवरऑल कितने % का वृद्धि हुआ, है ना। तो उस कंडीशन में आप सक्सेसिव लगाएंगे। आप करेंगे क्या, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुना 30 बटा 100। आप कहेंगे 20 30 50 56% का वृद्धि हुआ, ठीक है। या फिर आप दूसरा रास्ता लीजिएगा। दूसरा रास्ता क्या होगा, 20% का वृद्धि हुआ यानी हो गया 120 बटा 100। 30% का वृद्धि हुआ यानी हो गया 130 बटा 100। नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल रहेगा, ऊपर वाला हमेशा नया रहेगा, ठीक है। ये नीचे में बदलाव के पहले, ऊपर में बदलाव के बाद। 2 जीरो तो आपका कट जाएगा, 12 गुना 13 यानी 156। नीचे में आपका कितना है बंधु, 100 है। नीचे वाला ओरिजिनल यानी 100%, 100% का मान 100%, तो 156% का मान 156%। वृद्धि कितना हुआ, 100 से 56 यानी 56% का वृद्धि हुआ। दोनों ही रास्ता ध्यान में रखना, क्योंकि अलग अलग सवालों में, दोनों में किसी सवाल में ये आसान हो जाएगा मेथड, किसी सवाल के लिए ये मेथड आपका आसान हो जाएगा। तो दोनों रास्ता पे आपका पकड़ होना चाहिए, ठीक है। मान लो कहा जा रहा है कि किसी संख्या में 33.33% का वृद्धि हो गया और फिर उसमें 16.66% का कमी हो गया। एक बार 33.33% का वृद्धि हुआ और एक बार क्या हुआ, 16.66% का कमी हो गया। तो उसमें कितने % का वृद्धि या कमी ओवरऑल हुआ, ठीक है। सक्सेसिव है, चूंकि बढ़े हुए में कमी हुआ है, तो हम करेंगे क्या, कहेंगे अच्छा अब इसको हम 133.33 बटा 100 तो नहीं लिखेंगे, वो बेवकूफ़ी होगा उस तरह से लिखना। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमें पता है 1/3 है ना, आपको अब तक याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/6। 1/3 का वृद्धि, 1/6 का कमी। अच्छा वृद्धि हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 और कमी हुआ तो क्या हो जाएगा, 5/6। ये सब चीज़ अब आपको एकदम आराम से होना चाहिए। 1/6 का कमी हुआ यानी ओरिजिनल 6 कम हुआ 1 यानी हो गया 5। ओरिजिनल 6 कम हुआ 1 तो हो गया कितना, 5। यहाँ ओरिजिनल था 3 बढ़ गया 1 तो हो गया क्या, 4, ठीक है। 1/3 का वृद्धि यानी बढ़कर कितना हो गया, 4/3। 1/6 का कमी यानी घटकर कितना हो गया, 5/6। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट जो है वो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या हो गया। अगर आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, 10/9। दैट मीन्स वृद्धि हुआ है 11.11% का। कैसे 11.11% कैसे,
9 यूनिट का मान हमेशा 100% होगा, नीचे वाला हमेशा 100% होगा। अब 9 यूनिट का मान अगर 100% तो एक ही यूनिट बढ़ा है ना। या आपको स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए कि ओरिजिनल है 9, बढ़ा है 1, यानी वृद्धि हुआ कितने भाग का, 1/9 भाग का। अगर आपके पास 100 रुपया है और वृद्धि हो गया 25 रुपये का, तो वृद्धि हुआ कितने भाग का, 25/100 यानी 1/4 का। ठीक है, तो ओरिजिनल है 9, वृद्धि हुआ 1 का, यानी बढ़ा कितना, 1/9। 1/9 का मतलब कितना होता है, 11.11%। इन चीज़ों को जो हमने पिछले 3 वीडियो में कराया है, जितना बार आप रिपीट कर सकते हैं कीजिएगा। ठीक है, उन चीज़ों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखा हमने 10/9, दिमाग में आना चाहिए 11.11% का वृद्धि हो गया। अगर कहीं 13/12 हमें मिल गया और कहें कि बताओ जी कितने % का वृद्धि हो गया, तो देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए क्या, 8.33% का वृद्धि हो गया। 1/12 यानी 8.33% का वृद्धि हो जाना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर कहीं पर आपने लिखा हुआ देख लिया 11/14, अब पूछे आपसे कि बताओ कितने % का कमी हुआ, आप कहिएगा ठहरिए बताते हैं। 1/14 का मान क्या होता है, 7.14, और कमी कितने का हो रहा है, 3 का, तो 3 × 7.14। इन चीज़ों पे आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं बंधु कीजिएगा, मेरे इस सलाह को जरूर मानना। इन चीज़ों पे जितना प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम में आप उतना स्मूथली आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ों में आप अटके हुए रहेंगे। अब आप हमें बताइए कि अगर हम इसे फ्रैक्शन वाले मेथड से नहीं बना करके अगर सक्सेसिव वाले मेथड से बनाना स्टार्ट करें, यानी A% + B% + AB/100, ये वाला फॉर्मूला लगाएं, तो सुसाइड करने जैसा होगा ना। यहाँ 33.33% है, ये 16.66% है। अब इन दोनों को इसमें इसको घटाना होगा, फिर गुना करना होगा, तो कभी आंसर आएगा ही नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। इसलिए दोनों ही तरीका को, इस चीज़ को समझना जरूरी है कि दोनों एक ही चीज़ है। दोनों तरीका को भी समझना जरूरी है और दोनों एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, इस बात को भी समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपके सामने आपसे कहा जा रहा है कि पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 10% का वृद्धि हुआ और फिर 30% का वृद्धि हुआ। तो इसमें आप फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, इसका आप ऐसा मत कीजिएगा कि 20 + 10 + 30 + 20 × 10 × 30/100, ये नहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, लोग ऐसा भी करते हैं काम। ठीक है ना। अगर आपको सक्सेसिव लगाना है, फॉर्मूला से ही जाना है, तो पहले आप इन दो में सक्सेसिव लगा लीजिएगा। अब इन दोनों का सक्सेसिव जब आप निकाल लेंगे, जैसे इन दोनों का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 20 + 10 यानी 30 + 20 × 10/100 यानी 2, दैट मीन्स कितना हुआ, 32। तो अब आप 32 और 30 का लगाइएगा, है ना, यानी 32 + 30 + 32 × 30/100। ठीक है, तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा, समतुल्य जो होगा वो ये होगा। इसको सोल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। या फिर दूसरा तरीका आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, पहले 20% का वृद्धि हुआ यानी 120/100 गुना 110/100 और गुना 130/100। 3 जीरो आपका है ऊपर में भी, तो यहाँ से आपका कट जाएगा, नीचे में 1000 होगा और ऊपर में 12 × 13 यानी 156 गुना 11 / 1000। ठीक है, अब इसमें कितने % का वृद्धि हुआ ये निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, नीचे में ये 100% के बराबर होगा, जितना डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा उसका परसेंटेज वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो जब 3 बार रहेगा तो आप ऐसा कीजिएगा, मान लो कि अगर ऐसा हो कि 20% का वृद्धि हुआ और 10% का कमी हो गया, बढ़े हुए मान में 10% की कमी हो गई, तो इसमें सक्सेसिव आप कैसे लगाइएगा, आप दोनों को पहले वृद्धि ही समझ लीजिएगा। मान लो कि 20% का वृद्धि हुआ और
10% का वृद्धि होगा। तो आप ऐसे ही लिखेंगे ना, 20 प्लस -10 प्लस 20 गुना -10 डिवाइडेड बाई 100, इतना परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 20 माइनस 10, यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है आप जानते हैं, माइनस, यानी 20 गुना 10/100, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक बार वृद्धि एक बार कमी होगा तो कहाँ कहाँ माइनस होगा इस चीज़ को समझ लीजिएगा। यहाँ पर हमेशा माइनस होगा जब एक बार वृद्धि होगा एक बार कमी होगा तब। जब 2 बार लगातार कमी होगा, मतलब पहले 20% का कमी हो गया और फिर 10% का कमी हो गया, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, -20 -10, और अगला बार क्या होगा, -20 इंटू -10 यानी प्लस, तो प्लस 20 गुना 10/100। यहाँ भी माइनस होगा यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, और इसमें आप फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना। यहाँ हम फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, जैसे इस तरह से अगर आप निकालिएगा तो कितना आपका आंसर आएगा, 28% आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पर यही आ रहा है ना, 30 और +2, -30 और +2 यानी -28% आ रहा है। तो अगर हम फ्रैक्शन लगाएंगे इस वाले में, इस वाले सवाल को हम बना रहे हैं, अगर हम फ्रैक्शन इसमें लगाएंगे तो -20% का मतलब क्या होता है, 80/100, 80/100 यानी 4/5, -10 का मतलब 90/100 यानी 9/10, तो 36/50। अब 50 यूनिट का मान 100% घट रहा है, डिफरेंस कितने का हो गया, 14 यूनिट का, कमी कितना आया, 14 यूनिट, तो 14 यूनिट का मान क्या हो जाएगा बताइए, 28%, यानी 28% का क्या हुआ, कमी हुआ। आप बात समझ रहे हैं। इस सवाल को देखिए, जब आप फॉर्मूला से सोल्व करते हैं तब क्या आता है, 20 - 10 यानी 10, माइनस इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, दोनों जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया यानी 8% यहाँ से आ रहा है। आप फ्रैक्शन से भी इसको बना करके देख लीजिए, फ्रैक्शन से ही 20% बढ़ रहा है यानी 6/5 हो जाएगा। आप समझते हैं ना इन चीज़ों को, 20% बढ़ रहा है, 20% का मान 1/5 फ्रैक्शन में, तो 1/5 बढ़ रहा है यानी हो क्या जाएगा, बढ़ के 6/5। ऐसे आप सोचिए या ऐसे भी आप सोच सकते हैं, हर एक तरह से आपको बात समझ में आनी चाहिए। हमेशा हम कहते हैं 20% बढ़ रहा है यानी 1/5 बढ़ रहा है, तो 6/5 हो गया। या फिर आप ऐसे सोचिए 120/100 हो जाएगा, इसको आप काटेंगे क्या होगा, 6/5, 20% बढ़ रहा है यानी 120/100 हो जाएगा, गुना 10% घट रहा है यानी 9/10, 90/100, या फिर कहिए इसका फ्रैक्शनल, 10 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/10, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/10, तो अगर उतना कमी होगा तो 9/10 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 9 छक 54, 54 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। 50 यूनिट का मान 100%, वृद्धि कितना हुआ है, 4 यूनिट, इसका मान क्या हो जाएगा, 8%। 50 दूना 100 तो 4 दूना 8। आप दोनों ही तरफ से निकालना जानिएगा, दोनों तरफ से निकालना आपको आना चाहिए। अभी हमने ये सीखा कि सक्सेसिव हम कैसे लगाएंगे, 2 तरीका हमारा सक्सेसिव लगाने का हमने सीखा, एक बाय फॉर्मूला, दूसरा फ्रैक्शन की मेथड से, ठीक है। 2 तरीका हमने सीखा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 2 तरीका हमने क्या सीखा, सक्सेसिव हम कैसे अप्लाई करें। अब हम सीखने जा रहे हैं सक्सेसिव हम कहाँ लगाएंगे, सक्सेसिव हम कैसे लगाएंगे, ये हमने पहले सीख लिया। सक्सेसिव हम कहाँ लगाएंगे और सक्सेसिव हम कहाँ नहीं लगाएंगे, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा मिस्टेक होता है स्टूडेंट से कि जहाँ नहीं लगाना चाहिए सक्सेसिव वहाँ लगाते हैं और ऑप्शन में वो आंसर दिया हो रहता है। क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला भी जानता है कि कहाँ मिस्टेक कर सकता है, तो गलत आंसर आ जाता है, ठीक है। तो सक्सेसिव हम कहाँ लगाएंगे इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे देखिए, अगर किसी सवाल में ये कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति अपनी कुल राशि का 30% अपने बेटे को दिया, ठीक है, अपना बेटा को दे दिया, ठीक है, अपनी धनराशि का 30% बेटा को दिया और 20% बेटी को दिया। अब उसके पास कुल 500 रुपया है, तो आरंभ में कितना रुपया था। अब देखिए हमने सवाल क्या बोला, आप सुन लिए है ना, कि अपनी धनराशि का 30% बेटा को दिया और 20% बेटी को दिया।
यानी ये भी उसके धनराशि का ही 30% है और ये भी उसके धनराशि का ही 20% है, तो यहाँ सक्सेसिव नहीं लगेगा। यहाँ पर सीधा हम इस 30-20 को ऐड कर देंगे, यानी 50% उसने अपने बच्चों में बांट दिया, तो उसके पास बचेगा कितना 50%। तो 50% का मान क्या हो गया 500, तो आरंभ में कितना था 100% यानी 1000, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में ऐसा कहा जाए कि 30% अपने बेटे को दिया और शेष का, ठीक है, शेष का 20% यानी 20% ऑफ रिमेनिंग, इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा 20% ऑफ रिमेनिंग, मतलब कि 30% जब घट गया उसकी राशि जब 30% घट गई, क्योंकि बेटे को दे दिया तो 30% की कमी आएगी ना राशि में, तो घटी हुई राशि का 20% अपनी बेटी को दिया। तो इस कंडीशन में देखिए, या तो आप ऐसे निकालिएगा कि भाई 30% पहले दिया तो उसके पास बचा कितना 70%, अब 70% का 20% डोनेट किया तो 70% का 20% कितना होगा, तो 70% का 20% आप निकालिएगा, 1% से डिवाइड कीजिएगा तो आपको आएगा कितना 14%, 14% 70% में आप माइनस कीजिएगा, यही कीजिएगा ना, तो आएगा कितना 56%। यानी अब उस आदमी के पास बच रहा है कितना 56%। पहले वाले कंडीशन में बच रहा था कितना 50%, दूसरे वाले कंडीशन में बच रहा है कितना 56%। तो इस कंडीशन में ये सवाल सक्सेसिव का हो जाता है जब रिमेनिंग का 20% उसने डोनेट किया, तो आप सक्सेसिव से बना सकते हैं। आप सीधा क्या कीजिएगा कि 30% घटा है ना, 30% घटा है और फिर 20% भी घटा है, तो दोनों का सक्सेसिव लगा दीजिए। इन दोनों का अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 गुना 20/100 यानी 6। इसको आप सॉल्व कीजिएगा कितना होगा 44%। 44% का कमी हो गया उसके राशि में, तो 100 में 44 माइनस कीजिएगा, आपको कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? या फिर आप इस रास्ते भी चल सकते हैं कि 30% का कमी हो गया, दैट मीन्स उसके पास बचा कितना भाई 7/10, 70/100। अब इसका 20% का कमी हो गया यानी 4/5, ठीक है। अगर कुछ काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब देखिए हो क्या रहा है, इतना ही उसके पास बचेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये फाइनल रिजल्ट है आपका। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये क्या है, फाइनल रिजल्ट है। 2 बार उसका जो अमाउंट है उसमें कमी आया, एक बार 30% का, 30% यानी 3/10 का कमी आया, तो बच गया कितना 7/10। अगली बार कमी कितना आया 1/5 का, यानी बच गया कितना 4/5, ठीक है। तो फाइनली उसके पास इतना बचा हुआ है, यानी 28/50 उसके पास बचा हुआ है। और ये रेशियो जो है 28 और 50 ये बताता है कि आरंभ में उसके पास अगर 50 था तो अब उसके पास 28 है, तो बच गया है 28 यूनिट। अगर 50 का मान 100 तो 28 यूनिट का मान कितना 56%, आपका आंसर हो जाएगा। उसके पास बचा हुआ है कितना 56%। देखिए अगर सवाल आपके सामने ऐसा था कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% से बढ़ जाती है, प्रति वर्ष 20% से बढ़ जाती है, मतलब इस साल पिछले साल की तुलना में इस साल 20% बढ़ा। अब इस साल के तुलना में अभी बढ़कर जो हो गया है उसके तुलना में अगला साल 20% बढ़ जाएगा। तो इसमें जनरली पूछा जाता है कि 2 साल के बाद और 2 साल पहले दोनों का जो डिफरेंस है या दोनों का जो रेशियो है पॉपुलेशन का वो क्या होगा। तो इस सवाल में सक्सेसिव लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 20% अगर हर साल बढ़ जा रहा है तो 2 साल के बाद रेशियो क्या रहेगा, हम कहेंगे भाई हर एक बार 1/5 बढ़ जा रहा है, यानी हर साल पिछले साल की तुलना में 6/5 हो जाता होगा। मान लो 2020 में 1 था तो अभी क्या होगा 6/5, 21 में क्या होगा 6/5, 22 में क्या हो जाएगा फिर इसका 6/5 गुना, अगर 23 में पूछ दे तो फिर क्या होगा 6/5 गुना, ठीक है। तो अगर 3 साल का रेशियो पूछ दे तो हम सीधा कह देंगे कि भाई जनसंख्या का जो अनुपात होगा 3 साल में एक शहर का जो जनसंख्या है वो अभी और अभी के 3 साल बाद का जो अनुपात होगा वो होगा 125/216, ठीक है।
कितने परसेंट का वृद्धि होगा हम आराम से निकाल लेंगे। 125 यूनिट को हम 100% मान लेंगे और जितना यूनिट का वृद्धि हुआ है हम इसको माइनस करके 91 आ जाएगा ना, 91 अगर 125 यूनिट का मान 100% तो 91 यूनिट का मान हो जाएगा 4/5 गुना 91%। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो यहाँ पे हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। लेकिन अगर सवाल में ऐसे रहता कि आज जो मतलब जनसंख्या है, इस जनसंख्या का 2022 में 20% बढ़ा और फिर 2023 में इसी जनसंख्या का 20% बढ़ा, तो इसी मूल पर ना बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, हम सीधे कह देंगे कि 20-40% का वृद्धि होगा 2023 में आज के तुलना में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे जब हम SI और CI पढ़ेंगे तो CI सक्सेसिव का एग्जाम्पल है, SI सीधा जो इंक्रीमेंट होता है सीधा मूल पर, उसका एग्जाम्पल है। जैसे अभी हमने जो दो एग्जाम्पल दिया, तो CI इसका एग्जाम्पल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी आयत का क्षेत्रफल। अगर कहा जाए ना कि इसमें 20% का वृद्धि हो गया, तो ध्यान रखिएगा किसी भी एक चीज़ में अगर 20% का वृद्धि होगा तो एरिया में भी 20% का वृद्धि होगा। आप मेरी बात को समझिएगा। इसलिए देखिए ये एरिया के बराबर है ना भाई, आप जब 20% का वृद्धि हुआ तो आप लिख सकते हैं ना L इंटू 120/100 गुना B, ऐसा आप लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L गुना B, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, गुना 120/100। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये तो एरिया के बराबर है ही, दैट मीन्स ये हो क्या गया, एरिया इंटू 120/100। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर L में 20% का वृद्धि हुआ है तो एरिया में भी अपने आप 20% का वृद्धि हो गया। उसी तरह से अगर मान लो कि B में अगली बार हम 30% का वृद्धि कर दें, पहले हमने L में 20% का वृद्धि किया, फिर हमने क्या किया, B में 30% का वृद्धि कर दिया, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 130/100, B गुना 130/100। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे L इंटू B इंटू 120/100 इंटू 130/100, मतलब एरिया गुना 130/100। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर इस तरह का फॉर्मूला आप समझ लीजिए इस बात को कि अगर इसमें 20% का वृद्धि हुआ है, इसमें 30% का वृद्धि हुआ है, तो एरिया में 20 और 30 का सक्सेसिव वृद्धि होगा। ऐसा नहीं कि एरिया में 50% का वृद्धि होगा, सक्सेसिव वृद्धि होगा। सक्सेसिव मतलब समझ रहे हैं ना, ये जहाँ भी एप्लीकेबल हुआ 120/100 गुना 130/100, इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ एरिया में सक्सेसिवली इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, अगर लेंथ में 20% का वृद्धि हुआ, ब्रेथ में 30% का वृद्धि हुआ, तो हम ये भी कह सकते हैं सीधा, अगर पूछेगा कि एरिया में कितने % का वृद्धि होगा, तो हम सीधा 20 + 30 + 20 गुना 30/100 लिख देंगे। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, सक्सेसिवली वृद्धि होगा। लेकिन पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 × L + B, ये होता है ना। अगर पेरीमीटर में पूछा जाए कि क्या पेरीमीटर में भी, जैसे यहाँ कितना % का वृद्धि हो रहा है कुल मिला करके, 50 से 56% का वृद्धि, यहाँ से भी दिख रहा है 56% का वृद्धि, तो क्या पेरीमीटर में भी इसी वे में सक्सेसिवली वृद्धि होगा? क्या 56% का वृद्धि हो जाएगा पेरीमीटर में? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट को समझना एकदम जरूरी है। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई एक सवाल आप बना भी ले रहे हैं, जब सवाल को घुमाएगा, टर्न करेगा ना, तो आप वहाँ फंस जाइएगा। इसलिए क्यों हो रहा है, हम क्यों इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, इसमें क्यों सक्सेसिव नहीं लगा सकते हैं, अगर ये हमको समझ में बात आती है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल चाहे कैसे भी हमारे सामने आएगा, सक्सेसिव लगने लायक रहेगा तो लगाएंगे, लगने लायक नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। जैसे इसमें हम सक्सेसिव नहीं लगा सकते हैं, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इसमें 20% का वृद्धि हो जाएगा, L में 20% का वृद्धि होगा, तो क्या P में 20% का वृद्धि होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बार आप, जैसे यहाँ पर आप 120/100 को बाहर निकाल लिए थे ना, और B वाले 130/100 को बाहर निकाल लिए थे, यहाँ पर आप नहीं निकाल पाइएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं
L गुना 120/100 प्लस B। चलिए तो ठीक है, अब इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जब भी प्लस का फॉर्मूला में जब प्लस का साइन रहेगा तो आप सक्सेसिव नहीं लगाइएगा, इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। कभी भी A बराबर B प्लस C के फॉर्मेट का फॉर्मूला होगा, इसमें 20% का वृद्धि हुआ, इसमें 30% का वृद्धि हुआ, तो इसमें जो वृद्धि होगा वो 20% से ज़्यादा और 30% से कम होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे, जब वो चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि एग्जैक्टली कितना परसेंट का वृद्धि होगा। लेकिन जब बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का रहेगा, तो अगर इसमें 20% का वृद्धि हो रहा है और इसमें 30% का वृद्धि हो रहा है, तो इसमें कितने परसेंट का वृद्धि होगा? 20 और 30 का सक्सेसिव। और बार बार हम आपसे यही कहेंगे, सक्सेसिव लगाने का कई तरीका है। सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं बंधु? एक तो ऐसे सवालों में जिन सवालों में ये कहा गया है कि इस चीज़ के वैल्यू में पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 30% का वृद्धि हुआ, फिर 40% का वृद्धि हो गया, मतलब कंटिन्यूसली वृद्धि हो रहा है, बढ़े हुए मानों में वृद्धि हो रहा है, तो वहाँ हम सक्सेसिव लगा सकते हैं जब सवाल सीधा ऐसा रहेगा तब, ठीक है। जैसे जनसंख्या वाला हमने एग्जाम्पल दिया कि हर साल मान लो कि 20% अपने आप का बढ़ जाता है, मतलब बढ़े हुए का बढ़ जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में यही होता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जितना इस बार आपका इंटरेस्ट है, जितना मूलधन है आपका, अगर रेट है 10%, तो हर एक साल 10% लगेगा और मूलधन पर हर एक साल 10% नहीं लगेगा। इस साल से अगला साल बढ़ के जो होगा उसके अगला साल उस बढ़े हुए पर लगेगा। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है? साधारण ब्याज में बढ़े हुए पर नहीं लगता है, किस पर लगता है? जो ओरिजिनल है उस पर लगता है। तो इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। हम उन चीज़ों में लगाते हैं सक्सेसिव जहाँ वैल्यू जब बढ़ जाता है तो बढ़े हुए पर फिर परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है। और दूसरा कहाँ लगाएंगे? कहीं पर भी जहाँ फॉर्मूला इस फॉर्मेट का होगा, L इंटू B के फॉर्मेट का, यानी A बराबर B गुना C के फॉर्मेट का। अब आप कहिएगा कि सर अगर इस तरह का फॉर्मूला हो A बटा B बराबर C, इसमें 30% का इंक्रीमेंट हो, वृद्धि हो जाए, और इसमें 20% का वृद्धि हो जाए, तो क्या हम सक्सेसिव लगाने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ये नीचे में है ये ऊपर में है, तो 30 माइनस 30 गुना 20/100? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसा आप भूल के भी मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस हम पढ़ाते थे तो कई स्टूडेंट इस तरह का भी काम कर दिया करते थे, तो वहाँ का सारा जो एक्सपीरियंस हमारा है उसके आधार पर यहाँ हम बता देते हैं। और जब तक कोई टीचर नहीं हो जाए और एक जिम्मेदार टीचर नहीं हो जाए, वो इस बात को नहीं समझ पाएगा कि ऑनलाइन पढ़ाना कितना कठिन काम है। पता नहीं लोग कैसे इजीली पढ़ा लेते हैं। बिना स्टूडेंट अगर सामने नहीं है तो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत दुष्कर मालूम पड़ता है। देखिए, सवाल में कहा गया है कि 16.66% खर्च कर दिया और शेष का 14.28% दान कर दिया, ठीक है। 16.66% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा बंधु? 1/6। और 14.28% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/7, ठीक है। तो दोनों सक्सेसिवली घट रहा है ना, तो फाइनली हो क्या जाएगा? जैसे जब पहले 1/6 का कमी आएगा तो 5/6 रह जाएगा, और 1/7 का कमी होगा तो 6/7 रह जाएगा। दैट मीन्स 2 बार में रिजल्ट क्या होगा इनका कि इनके पास रह जाएगा, 6 से 6 कट गया, 5/7। यानी अगर आरंभ में 7 था तो अभी उनके पास कितना है? 5 है। अभी उनके पास है 5000। अगर अभी उनके पास है 5000 तो 5 यूनिट का मान 5000, आरंभ में कितना था? 7 यूनिट, यानी 7000। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, लॉकर में जमा राशि का 30% जमा करता है और फिर बढ़ी हुई राशि का 25%। तो बताइए रिजल्ट क्या होगा? 30% अगर जमा किया है तो हम कह सकते हैं 13/10 हो जाएगा। सीधा देखना है एकदम आराम से, 130/100 या फिर 3/10, जैसे भी आप देखिए, जिस तरह से आपको जल्दी दिखाई पड़ जाए। या तो 130/100 आप आराम से देख लो,
कितना हो जाएगा, या फिर आप ये देख लो कि 3/10 बढ़ जाएगा। 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 3/10। 3/10 बढ़ने का मतलब हो जाएगा कितना, 13/10। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/4, यानी बढ़कर कितना हो जाएगा, 5/4। ठीक है, जो कटता है आप काट सकते हैं उसे। और फिर कहा गया आपसे कि अभी उसके पास 13,000 है, तो आरंभ में कितना था, तो 13 यूनिट का मान अगर 13,000 है तो आरंभ में नीचे वाला आरंभिक होता है हमेशा। 8 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 8,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कि एक शहर की जनसंख्या हर एक वर्ष 15% बढ़ जाती है और अभी उस शहर की जनसंख्या कितनी है, 32,000 है। तो 2 साल के बाद क्या होगी, 15% बढ़ जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि 115/100 गुना 115/100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सक्सेसिव ही लगाया, फ्रैक्शन के विधि से हमने सक्सेसिव लगाया है। अब ये अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ 23 होगा और यहाँ 20 होगा, मतलब 23 और 20 मतलब 529/400। ये है अभी वाला और ये होगा बदलाव के बाद, है ना, ये है आरंभिक और ये होगा 2 बार बदलाव के बाद यानी 2 साल बाद। तो 400 का वैल्यू कितना दिया गया है, 32,000 यानी 80 गुना हो रहा है। देखिए तो इसका 80 गुना कर दीजिएगा, 8 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और उस पर 1 0 रख दीजिएगा। ठीक है, 8 9 72, 8 दूना 16 7, 23, 8 5 40, 40 2 42, आपका पहला नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इस पर 1 0 रख पड़ेगा क्योंकि 8 गुना नहीं है, 80 गुना है। देखिए अगले सवाल में कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की कमी हो रही है और अगर अभी वहाँ की जनसंख्या 68590 है तो अभी से 3 साल पहले क्या रहा होगा। ठीक है, तो 5% की कमी अगर हर एक साल हो रही है तो हम क्या करेंगे, 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 का कमी हो रहा है प्रति वर्ष, यानी वो कितना जाएगा कमी होने के बाद, 19/20। यही 3 बार होगा ना, दैट मीन्स इसका पावर हम 3 कर देंगे। 19 का क्यूब होता है 6859, 20 का क्यूब होता है 8000। मतलब 3 साल में बदलाव ये होगा कि जनसंख्या अगर 8000 रहेगी तो घट के क्या हो जाएगी, 6859। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ये 3 साल पहले का और ये 3 साल बाद का। किसी भी शहर का अगर जनसंख्या हर एक साल 5% घट जाता है तो इसका मतलब है कि किसी भी 3 साल के अंतराल पर उस शहर के जनसंख्या का जो अनुपात होगा वो होगा 8000/6859। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर 2020 में इतना है तो 2023 में इतना होगा, अगर 2030 में इतना है तो 2033 में इतना होगा जनसंख्या। इस रेशियो में 3 साल के अंतराल पर ये रेशियो रहेगा, पहले वाला ये रहेगा, बाद वाला ये रहेगा। अब इसका ही वैल्यू आपको दिया गया है अभी का, और ये 3 साल पहले का दिया गया है अभी का और पूछा गया है 3 साल पहले का, तो पहले वाला तो नीचे में होगा, बाद वाला ऊपर में रहेगा। इसका वैल्यू आपको क्या दिया गया है, 68590। इसका वैल्यू पूछा गया, बस 10 गुना ही तो हो रहा है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 80,000। वीडियो की लंबाई काफ़ी अधिक हो गई है, फिर अपलोड भी करना है इसे आज ही, तो बाकी का जो सवाल होगा वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।